हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हीरा पर। आज बातचीत होगी हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट पर, जिसे शॉर्ट में हीरा कहा जाता है। इस पर आज हमारी जो बातचीत होगी, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हीरा क्या होता है एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे, और उसके जो मेन स्टेप्स होते हैं और उसके जो प्रोसेस होते हैं हीरा का वो बताएंगे, और लर्निंग आउटकम जो होते हैं वो बताएंगे, और हीरा की ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए वो बताएंगे। साथ साथ बताएंगे कि हीरा का जो रिस्क असेसमेंट किया जाता है, तो कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसे करना चाहिए वो बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं हीरा का। वो सब कुछ आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस, चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हीरा यानी हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हीरा की। तो हैज़र्ड एट वर्क प्लेस रिमेन सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इशू अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। आप सबको पता है कि जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं, जो भी वर्क साइट होते हैं, वहाँ हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, वर्क प्लेस के जो इश्यूज होते हैं लाइक हैज़र्ड एंड रिस्क, वो क्या होते हैं, बने रहते हैं। और काफ़ी सिग्निफिकेंट और काफ़ी बड़ा मतलब प्रॉब्लम के रूप में वो बना रहता है। देयर कुड बी रिस्क आइदर है ना पर्सनल और कलेक्टिव, इफ नॉट एड्रेस्ड इन टाइम कुड यील्ड इन मेजर मिशेप। तो कहा जाता है कि अगर ऐसे रिस्क को, ऐसे हेजर्ट्स को अगर वक्त पर ना बताया जाए, उसको ना सुधारा जाए, उसको ना एलिमिनेट या रिड्यूस किया जाए, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा एक दुर्घटना का रूप ले सकता है, बहुत बड़ा हादसा का रूप ले सकता है, या तो किसी सिंगल पर्सन के रूप में, या बहुत सारे लोगों को वो अपने चपेटे में ले सकता है। फर्दर मोर, इफ वर्कर लैक स्किल टू आइडेंटिफाई हिजर्ट्स, इट मल्टीप्लाइज अप द रिस्क एंड कॉशन। साथ ही साथ अगर जो वर्कर्स काम करते हैं वर्क साइट पे, अगर उनको नॉलेज उतना नहीं है, वो हैज़र्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली परिणाम और भी घातक हो सकता है। रिस्क और हैज़र्ड का आउटकम और भी घातक और डिजास्टर हो सकता है। दिस कैन बी tackled through training the workers on hazard identification and risk assessment HIRA techniques to create a safe place, plant equipment, and most importantly a safe person. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हीरा पर, तो यही हीरा है जिसके माध्यम से आप हैजर्ड्स को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हैं कि रिस्क का वैल्यू क्या है। इसीलिए हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, दैट इज कॉल्ड इन शॉर्ट हीरा। यह टेक्निक है जिससे हम अपने कार्य क्षेत्र को यानी वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं। अपने प्लांट यानी मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स जो भी हैं उसको भी हम सेफ बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि जो लोग काम करते हैं वो भी सेफ रहेंगे। वर्क प्लेस हैजर्ड आर a significant concern and across all industries, posing personal and collective risk that it left unaddressed can lead to major accident. Lack of hazard recognition skills among workers increase the risk. Training in hazard identification risk assessment is essential to ensure safety in the workplace, equipment and for individuals. कहना चाहते हैं कि आज कार्य क्षेत्र में अनेकों प्रकार के हेजर्ट्स और रिस्क रहते हैं, और उसकी वजह से भयानक हादसा या एक्सीडेंट हो सकता है। साथ ही साथ हमारे जो वर्कर्स होते हैं उसके भी अंदर स्किल्स की कमी होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है, वो भी उतना
उस लायक नहीं होता है कि हैजर्ड को प्रॉपर क्या कर सके, वो आइडेंटिफाई कर सके। इसीलिए हम लोग हीरा करते हैं। इसलिए हीरा सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, वर्क प्लेस पे इक्विपमेंट का सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके वर्क प्लेस को और उनका भी जो है सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम लोग हीरा करते हैं। Hazards can become overlooked over time due to familiarity, making ongoing HERA necessary. Regular monitoring of hazards control is essential for legal compliance. HERA should occur when work is new, a hazard is identified, workplace changes, incident occur or at scheduled intervals. यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हमें समय समय पर हीरा करते रहना चाहिए, यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट करते रहना चाहिए। इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें फेमिलियरिटी होने की वजह से क्या करते हैं कि हम लोग कुछ चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं या अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए रेगुलर हैजर्ड्स की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लीगली भी अपने आप को सेफ रख सकें, और लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि समय समय पर हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट करते रहें। इसीलिए जो हीरा होता है, ठीक है, ये हमें करना चाहिए। और हीरा शुड ऑकर व्हेन वर्क इज इन न्यू, हैजर्ड इज आइडेंटिफाइड, वर्क प्लेस चेंजेस। तो कहना चाहते हैं कि हीरा खास तौर पे जब हमारा वर्क प्लेस न्यू हो तो वहाँ तो ज़रूर करना चाहिए। तो इससे हम लोग हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या कभी भी वर्क हमारा चेंज होता है, या वर्क साइट चेंज होता है, या मोड ऑफ वर्क चेंज हो जाता है, या जो वे ऑफ वर्क है वो हमारा चेंज हो जाता है, तो उसमें भी हमारे क्या होते हैं, हैजर्ड्स चेंज हो जाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जिस तरह के वर्क होंगे उसके अकॉर्डिंगली हैजर्ड्स भी होते हैं। मैकेनिकल, केमिकल, है ना, रेडियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल। तो जिस तरह के हैजर्ड्स होंगे वो काम पर डिपेंड करता है, और काम जिस तरह के होंगे उस तरह से हैजर्ड्स होते हैं। इंसिडेंट्स ऑकर और एट अ शेड्यूल इंटरवल्स, इंसिडेंट होता है, ठीक है, समय समय पर। हमें इसीलिए चाहिए कि हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट को करते रहें, ठीक है। यहाँ एक आपको हीरा स्टेप्स को दिखाया गया है कि सबसे पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को फिर एसेस करते हैं, फिर हम कंट्रोल मेजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और फिर वो इम्प्लीमेंट के बाद फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और फिर उसका आउटकम को हम रिव्यू करते हैं। यानी कुल मिला करके ये हमारे स्टेप्स हैं। इसी स्टेप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, आमतौर पर हीरा को करते हैं। अगला बात करेंगे कि लर्निंग आउटकम्स और असेसमेंट हीरा ट्रेनिंग। तो इसका क्या आउटकम्स होंगे हीरा या असेसमेंट का? तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा आउटकम्स है। डिफाइंड हैजर्ड एंड रिस्क, सबसे फ़ायदा तो ये होता है कि हैजर्ड का पता चल जाता है, हैजर्ड को पहचाना जाता है, और जो रिस्क होते हैं उसको भी पहचाना जाता है। अंडरस्टैंड हैजर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, और जो हैजर्ड है उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं, और रिस्क का भी हम प्रॉपर क्या करते हैं, असेस करते हैं। इसको भी समझने में हमको बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद है लिस्ट हीरा ऑब्जेक्टिव्स। हीरा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, उसकी हम लिस्ट आउट भी करते हैं। हैजर्ड्स को क्लासीफाई करते हैं कि किस किस तरह के हैजर्ड्स हैं, जैसे मैकेनिकल हैजर्ड्स हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, केमिकल हैजर्ड्स हैं, ठीक है, या रेडियोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं। अलग अलग हैजर्ड्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। प्लस हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ जो हैजार्डस इवेंट्स होते हैं उसको भी क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और उसके रीजंस को भी हम डिस्क्राइब करते हैं इसके थ्रू। और जो हमारे इम्पोर्टेंट हैजर्ड होते हैं उसको पहचानने का अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड के थ्रू हम हैजर्ड्स को रिकग्नाइज करते हैं, उसकी भी हम लिस्ट तैयार करते हैं। और हैजर्ड रिपोर्टिंग किस तरह से करनी चाहिए, कोई हैजर्ड्स अगर
हमको दिखता है तो उसको कैसे हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस फॉर्मेट के थ्रू करनी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स शुड, है ना, ऑल दिस थिंग वी कैन नो, है ना, बाय हेल्प ऑफ हीरा ट्रेनिंग, है ना। उसके बाद 5 स्टेप रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, जो रिस्क असेसमेंट का 5 स्टेप्स हैं वो भी हम लोग जानते हैं। और हिरार्की ऑफ जो रिस्क कंट्रोल्स हैं वो भी हम लोग इससे समझते हैं। और हमारा जो रिस्क कंट्रोल का बेनिफिट्स होता है कि उससे अगर हम रिस्क को कंट्रोल कर लेते हैं या रिस्क को समझ जाते हैं कि रिस्क है, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा हमको फ़ायदा होता है, वो भी हम लोग इसके थ्रू जानते हैं। अंडरस्टैंड द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिस्क कंट्रोल्स, और रिस्क कंट्रोल का जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको भी समझने में बहुत आसानी होती है। और एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है रिस्क को कंट्रोल को करने को लेकर, वो सारी बातें हम लोगों को यहाँ आसानी से समझ में आ जाती है। इसीलिए प्रोसेस फिर से यहाँ से मैं आपको एक फिगर दिखाया हूँ कि सबसे पहले जब हम लोग हीरा करते हैं तो उसका प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोग हेजर्ट को पहचानते हैं कि कौन हेजर्ट्स है। उसके बाद उसको एसेस करते हैं कि इसका लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद रिस्क को एनालिसिस करते हैं और मॉनिटर एंड रिव्यू करते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कि जो भी हम लोग ने उन्हें कंट्रोल मेजर्स लगाया वो इफेक्टिव है या नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट इन्वॉल्व्स इन 3 मेन स्टेप्स। 3 स्टेप्स में आमतौर पर जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट यानी जो हमारा हीरा होता है मोस्टली या जनरली 3 स्टेप्स होते हैं, और इसी 3 स्टेप्स के थ्रू हम लोग ये करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजर्ड। सबसे पहला मेरा काम होता है कि हैजर्ड्स को हम पहचानना। This initial step focuses on the recognizing potential hazards, and various methods are used such as experience, engineering codes, checklist, process knowledge, and studies and like what if analysis, HAZOP, FMEA, and PHA. During this phase, all possible incidents are identified by examining site operations, documents, and equipment failure experiences. तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये जो हमारा मेन 3 स्टेप्स होते हैं, इसमें सबसे पहला जो होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हेजर्ड। हेजर्ड को आइडेंटिफाई करना। हम लोग हेजर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक हेजर्ड्स होते हैं उसको पहचानने के लिए हम अलग अलग मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे जो कॉम्पिटेंट बंदा होते हैं, जो एक्सपीरियंस बंदा होते हैं, जो उस वर्क से रिलेटेड काफ़ी तजर्बाकार होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं, उसका हम हेल्प लेते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग कुछ कोड्स का प्रयोग करते हैं या इंजीनियरिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं। कुछ हम लोग चेक लिस्ट बना के रखते हैं, उस चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि ये जो हमारा वर्क साइट है या इक्विपमेंट है या टूल्स हैं या मशीन है वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और भी बहुत सारे हमारे पास स्किल्स होते हैं और नॉलेज हम के थ्रू हम लोग बहुत सारे जो हेजर्ड्स हैं उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। कुछ मेथड हमारे हेजॉप है ना, FMEA एंड PHA, इनके थ्रू भी हम लोग प्रीलिमिनरी है ना हेजर्ड असेसमेंट के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे हेजर्ड को जांचने और पहचानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा जो स्टेप्स आता है असेसमेंट ऑफ द रिस्क। इन दिस स्टेप द पोटेंशियल consequences एंड likelihood ऑफ द इंसिडेंट्स आर डिटरमाइंड। consequences estimation evaluates the potential डैमेज और इंजुरी फ्रॉम स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। उसके बाद हम लोग इसमें जो है कॉन्सिक्वेंसेस और लाइक्लीहुड जो होता है किसी भी इंसिडेंट का वो हम लोग एसेस करते हैं। यानी कोई अगर हेजर्ड है, कोई अगर ख़तरा है तो कितना चांसेस है उसके होने का, और अगर होगा तो उसके क्या आउटकम्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स एक सीढ़ी 10 फीट की है जिसको हम लगा करके हम लोग किसी हाइट पे चढ़ने वाले हैं। एक सीढ़ी हमारी एकदम फाइन एंड स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, लेकिन दूसरी सीढ़ी हमारी डैमेज है, उसके जो रंग्स हैं, ठीक है, वो डैमेज हैं, सीढ़ी डैमेज है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन दोनों सीढ़ी हमारी क्या है 10 फीट हाइट की है
और दोनों सीढ़ी से चढ़ने उतरने का काम किया जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम लाइक्लीहुड की बात करें, यानी चांसेस की बात करें एक्सीडेंट होने के चांसेस की, तो जो सीढ़ी डैमेज है, जो सीढ़ी कमज़ोर है, जिसके है ना रंग्स डैमेज हैं, उससे गिरने का या उसके कोलैप्स होने का है ना ब्रोकन का चांसेस ज़्यादा है। तो लाइक्लीहुड इसका ज़्यादा है। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, चाहे वो अच्छी सीढ़ी से गिरे या खराब सीढ़ी से गिरे, लैडर से गिरे, डेफिनेटली जो उसका आउटकम होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर लाइक्लीहुड कम होता है तो डेफिनेटली हिजर्ट्स के भी चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो इस असेसमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो लाइक्लीहुड होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हिजर्ट्स होते हैं, वो सारे हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम लोग मूल्यांकन करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा एंड मॉडलिंग टूल्स लाइक है ना फॉल्ट फ्री एंड इवन है ना trees are used to make these assessments. The risk associated with the identified hazards are evaluated in terms of their tolerability for personnel, the facility and the environment based on specific criteria. बताते हैं हम लोग जो रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। उस सारे मेथड के माध्यम से हम लोग रिस्क को कैलकुलेट करते हैं और लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस का पता लगाते हैं। सेकेंड में ये हमारा होता है। अब थर्ड में हमारा काम होता है एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क, कि जो हमने रिस्क का पता लगाया है या हैजर्ड्स का जो हमने पता लगाया है, उसको अब किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, उसको किस तरह से रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। अब ये हमारे पास लास्ट स्टेप आता है। तो बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं कि हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसको रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन हमारी पूरी पहली कोशिश होती है कि हम सबसे पहले लाइक्लीहुड को क्या करें, कम करें। तो डेफिनेटली जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आप एक्सीडेंट का, वो डेफिनेटली क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इस असेसमेंट के थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस और लाइक्लीहुड जितने भी इंसिडेंट का होता है, उसका जो आउटकम्स होता है, उसको हम लोग मेज़र करते हैं ओवरऑल रिस्क पर। और फिर हम लोग वो मेज़र करते हैं कि इस रिस्क से बचने के लिए हमको कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब लाइक्लीहुड ऑफ इंसिडेंट या एक्सीडेंट को कम कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली जो हमारा हैजर्ड के चांसेस हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग कई मेथड डेवलप करते हैं, जैसे कंट्रोल है ना, लिमिटिंग द एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ हैजार्डस इवेंट्स। जैसे मान के चले कन्फाइंड स्पेस में किसी को एंट्री करा के हम काम करवाते हैं, तो डेफिनेटली कन्फाइंड स्पेस अपने आप में बहुत ही हैजार्डस स्पेस माना जाता है। तो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा है ना लोगों को रहने नहीं देंगे, यानी ड्यूरेशन ऑफ वर्क हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कम कर देंगे। कोई वाइब्रेटर मशीन यूज़ कर रहा है, डेफिनेटली वाइब्रेटर मशीन कंटिन्यूस यूज़ करना, या मैनुअल कोई सामान को कैरी कर रहा है तो लगातार मैनुअल कैरी करना, ये ख़तरनाक हो सकता है, पर्सनल इंजरी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन को घटा देते हैं, ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक देते हैं, और इंटरवल के बाद ही हम काम को कराते हैं। या हम लोग अल्टरनेटिव, एक आदमी काम करेगा, दूसरा आराम करेगा, फिर दूसरा आराम करेगा, फिर पहला काम करेगा, इस तरह से हम लोग काम को करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो रिस्क के आउटकम्स हैं उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, रिस्क को इस तरह से कम करते हैं। और डेफिनेटली ये हमारा लास्ट और यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम एलिमिनेट करें। बहुत सारे हैजर्ड्स हैं जो इसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम लोग कभी इंसुलेट करते हैं, बैरियर करते हैं, या फिर पीपीस वगैरह के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को रिड्यूस करते हैं। चलिए आगे अब बात करेंगे, हु शुड टेक रिस्क असेसमेंट हीरा ट्रेनिंग। हीरा ट्रेनिंग किसको करना चाहिए? तो हीरा ट्रेनिंग मोस्टली मैनेजर जो होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स या सेफ्टी ऑफिसर्स, या
जो भी सेफ्टी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव रोल्स जो होते हैं उनको आमतौर पर हीरा करना चाहिए। इंजीनियर इन प्रोसेस, जो प्रोसेस में इंजीनियर हैं या सेफ्टी पर्सन है या मैकेनिकल पर्सन जो है, इन लोगों को करना चाहिए। कंप्लायंस ऑडिटर्स एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, और ऑडिटर्स और सेफ्टी इंस्पेक्टर के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी बातें हैं, जो भी कहना है, उनका हमको ज़रूर पालन करना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमें फॉलो अप करना चाहिए। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड टेक्नीशियंस, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और टेक्नीशियन जो होते हैं वो भी हीरा कर सकते हैं। तो हर वो आदमी जो अपर लेवल के हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जो डीपली चीज़ों को समझ सकते हैं, जो डीपली कॉमन इश्यूज को पकड़ सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, वो हीरा कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हीरा करने से फ़ायदा क्या होता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट हीरा ट्रेनिंग। हीरा हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल वर्कप्लेस हैजर्ड्स, रेजिंग एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स, reduce workplace incident, maintain a safety culture, and ultimately saves cost and through proactive measures instead of reactive ones। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अगर हीरा करते हैं तो जो वर्क प्लेस के हेजर्स होते हैं, जो कॉमन इश्यूज होते हैं, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इजीली। और जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड को भी हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और वर्क प्लेस इंसिडेंट्स जो हमारे होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं। अक्सर जो घटनाएं जो होती रहती हैं समय समय पर, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और सेफ्टी कल्चर को हम लोग मेंटेन करते हैं। और अल्टीमेटली जब ये सब कुछ होता है तो ये सब हमारा एक प्रोएक्टिव में आता है। और डेफिनेटली प्रोएक्टिव उसको कहा जाता है, यानी घटना ना हो, घटना ना होने के लिए या सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स अपनाना पड़े, डेट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। लेकिन दुर्घटना हो जाए या घटना हो जाए उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, सेफ्टी एंड कंट्रोल अगर अपनाते हैं, डेफिनेटली ये रिएक्टिव होता है। तो इस तरह से हमारा प्रोएक्टिव होता है। तो डेफिनेटली अगर हीरा करते हैं तो लीगल, फाइनेंशियल और मॉरल हमको काफ़ी बेनिफिट्स होता है। और लीगल लॉ से, फाइनेंशियल लॉ से और मॉरल लॉ से हम बच जाते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं कि एक एक्टिविटी है, हैजार्डस एक्टिविटी है, जो केमिकल हैजर्ड्स हैं वहाँ। अब वहाँ देखते हैं कि मॉडरेट लेवल रिस्क, रिस्क का लेवल क्या है, तो टॉलरेबल विद इमीडिएट एक्शन, अगर तुरंत एक्शन लिया जाए तो बहुत हद तक हम लोग काम को कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग कंट्रोल मेजर्स लेंगे, तो रेगुलर मेंटेन ऑफ ऑल हने कनेक्शंस एंड हने मॉनिटर ऑफ द सेम। तो हम लोग जो भी केमिकल के कनेक्शंस हैं, जॉइंट हैं, पाइप्स हैं, हम लोग को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज involving the use of hazardous and substance is very important। और बताते हैं कि जिस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा hazardous substances यूज़ किया जाता है, वैसे को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। और प्रोविज़न फॉर ऑन साइट मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड फर्स्ट एड फॉर मेडिकल इमरजेंसीज बिफोर फर्दर ट्रीटमेंट लाइक मेडिकल सपोर्ट एंड एम्बुलेंस। अब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि हमारा ऑन साइट मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मेडिकल इमरजेंसीज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फर्दर ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है। और मेडिकल सपोर्ट एंड एम्बुलेंस हमारे पास होना चाहिए। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSDS जो कहते हैं ऑल हैजार्डस सब्सटेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्प्लेड फॉर द अवेयरनेस एंड नॉलेज इन हैंडलिंग सच सब्सटेंसेस। यह कहना ये चाहते हैं कि MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट एक ऐसा डेटा शीट होता है जो हर केमिकल्स के साथ आता है। इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है। डेफिनेटली इसमें बताया ये जाता है कि किसी भी केमिकल्स को प्रॉपरली किस तरह से यूज़ किया जाएगा, उस केमिकल्स में क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कितना देर तक हमको काम करना चाहिए, किस तरह का PP लगाना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स विल बी मेंशन इन MSDS। सो वी शुड है ना डिस्प्ले
all है ना important information by displaying है ना on the conspicuous places and on notice board also. SOPs है ना for handling of the chemicals है ना, SOP का हमको फॉलो अप करना चाहिए, यानी हमको SOP के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, काम को करना चाहिए है ना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी जो भी हम काम करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का हम फॉलो करते हुए करेंगे, यानी सबसे बेस्ट जो हमारा तरीका है काम करने का उसको हम लोग फॉलो करेंगे। मैंडेटरी यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और हर हाल में PP का यूज वर्कर से करवाएंगे, और जो लोग भी उस काम में रहेंगे सब लोग PP का यूज जरूर करेंगे, विदाउट कोई भी काम PP के नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं।